first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक पे। बात करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में, बिल्डिंग बायलॉज पे कैसे काम किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इस पे काम करने का। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी किसमें, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। प्लानिंग का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने डिज़ाइन करा था, क्या टेम्पलेट डिज़ाइन करना सीखा था। प्लानिंग का बेस वहाँ से स्टार्ट हुआ था। दूसरा पॉइंट, टेम्पलेट डिज़ाइन करने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट पे जब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या क्या फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट, आपके पास होना चाहिए लेयर की टेम्पलेट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस टेम्पलेट के बिना वर्किंग करना बेकार है, यूज़ में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग वर्किंग करते हैं इसमें तो डिटेल ड्राइंग्स में हम लोगों ने क्या नोटिस करा होता है कि टाइप्स ऑफ लेयर्स पे काम होता है, अलग अलग मॉडल्स पे काम होता है, उनके कलर्स पे काम होता है, उनकी लाइन वेट पे काम होता है। लास्ट क्लास में भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है इतना कि वो हर एक स्टैंडर्ड को याद करेगा बैठ के, कि हर एक फर्नीचर आइटम का क्या क्या लाइन वेट होता है। कितने लाइन वेट आप याद करोगे, डोर टैग से लेके वॉल, सीलिंग, एलिवेशन, सेक्शंस, एलिवेशन, डिटेल, लेवलिंग, फिक्चर्स, फर्नीचर्स, ग्रिड, कितने स्टैंडर्ड लाइन वेट पे काम करोगे। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आपके पास इम्पॉर्टेंट है ये लाइन वेट का होना। इस लाइन वेट के बेसिस पे ही सारा काम करा जाता है। यहाँ तक अगर आपकी ड्राइंग लेयर पे नहीं है तो आपकी ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि विदाउट लेयरिंग पूरी ड्राइंग्स क्रिएट कर देते हैं, फिर उनकी ड्राइंग्स को कंप्लीट नहीं माना जाता, यहाँ तक कि उनकी ड्राइंग भी पास नहीं होती है लीगली अगर आप पास कराना चाहेंगे तो। इतना ही इंपॉर्टेंट है ये आपका लेयर का पार्ट। बच्चा क्या करता है, यहाँ से इन कलर बॉक्सेस से उनको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता है, वो चीज़ गलत होती है। आपके पास क्या होना चाहिए, टेम्पलेट। नंबर 3, जब आप काम करते हैं आपके पास लेयर के बाद अगला स्टेप क्या होता है, आपकी लाइन वेट। इसका शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, LW एंटर। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
LW एंटर लाइन वेट। जब हमारे पास लेयर्स होती हैं, मैं एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने एल एंटर करा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लेयर स्टेट मैनेजर, मैंने एक्सप्लेन करा था। इंपोर्ट पे जाने के बाद आप डेस्कटॉप पे गए, लेयर को सेलेक्ट करके आपने रीस्टोर, ऑटोमेटिकली सारी लेयर्स हमारे पास आ गई। मुझे काम करना है किस पे, वॉल्स पे काम करना है। मैंने यहाँ पर वॉल्स की लेयर ले ली, ड्रॉ कर दिया। मेरे पास डोर की लेयर है, मैंने ड्रॉ कर दिया। मैं जितनी लेयर्स पे काम करता रहूँगा, जितनी लेयर्स पे काम करूँगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ साथ उनकी लाइन वेट को भी मेंशन करता हुआ चलेगा वो, लेकिन वो विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो LW मतलब लाइन वेट हमारी क्या है, ऑफ है। डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करके जब तक आप ओके नहीं करोगे, आपकी लाइन वेट हाईलाइट नहीं होगी। आर्किटेक्चर में लाइन वेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि पता चलता है डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट कि वॉल की लाइन वेट कहाँ पर है, किस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा हाईलाइट करना है, किस ऑब्जेक्ट को कम हाईलाइट करना है, फर्नीचर्स की लाइन वेट कितनी होनी चाहिए, डोर के टैग, वॉल्स, डायमेंशंस, फर्नीचर्स, इन सब की लाइन वेट को स्टैंडर्ड वैल्यू पे रखा जाता है। ये सब चीज़ें क्या है, स्टैंडर्ड है। ये आर्किटेक्चर में बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन करा जाता है, तो इतना टाइम नहीं होता है लोगों के पास। लोग पहले से अपनी टेम्पलेट को डिज़ाइन करके पहले से रख लेते हैं, सिंपल। जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, यूनिट हम लोग सेट करते हैं, U1 एंटर, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हर एक बच्चे को पता है। U1 एंटर करने के बाद आर्किटेक्चर और इंचेस हमें यहाँ पर कमांड लेके ओके करना है, पहला पॉइंट, ठीक है। अब जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, एग्जांपल ले लो कि हम कोई भी एक रेफरेंस ले लेते हैं। पहले हम छोटा सा पहले एक्सप्लेन करेंगे कि जिसकी भी डाउट्स होंगे, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा वो समझ जाएगा। सबसे पहले हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। उसने हमें कोई एरिया दिया तो आप क्या करोगे, आप रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करके वहाँ पर 20x50 कोई भी एक एरिया होगा, आप उसे ड्रॉ करोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो सारा ऑब्जेक्ट आपका किस पे, वॉल पे, वॉल की लेयर पे होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, प्लानिंग का सबसे पहला रूल हमारा आता है कहाँ से, हमारा आता है वॉल्स के साथ। नंबर 1, वॉल के अंदर एक कैटेगरी होती है, पहला तो होती है 230 mm जिसे हम लोग कहते हैं 9 इंचेस। दूसरी हम लोग लेके चलते हैं पार्टीशन वॉल, नंबर B यहाँ पर पॉइंट में नोट कर दूंगा, जिसे अप्रॉक्स 4 to 5 इंचेस अप्रॉक्स लेते हैं, जो हमारा कहलाता है 150 mm के साथ। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 150। पहला स्टेप क्या होता है, वॉल्स को क्रिएट करना। और वॉल्स को क्रिएट करना आई डोंट थिंक सो कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। कहाँ पर कितने बाई कितने का रूम बनाना है, आप उसको ड्रॉ करते चले गए, ऑफसेट लेते चले गए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, प्लानिंग का बेस। सारी वॉल्स आपने क्रिएट कर ली, कहाँ पर रूम है रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, और कुछ नहीं मेंशन करना है वहाँ पर, ओनली वॉल्स। सिर्फ आपको वॉल्स लेके चलनी है। नंबर 1 पॉइंट आपका क्या आएगा, आपको वॉल लेके चलना है सिर्फ अपनी ड्राइंग्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर एरिया को क्लोज कर देता हूँ। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन कि वॉल्स कैसे ड्रॉ करी जाएगी। मैंने यहाँ पर क्या करा है, सारी वॉल्स ड्रॉ कर ली। प्रोसेस को पहले समझना है बहुत अच्छे से कि काम करने का तरीका क्या होता है। किसी भी, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो डिटेल्ड प्लान हो, या फिर वो सिंपल हो, उसका पहला स्टेप, उसका पहला बेस हमारा वॉल के साथ स्टार्ट होना, रिक्वायरमेंट की बेसिस पे स्पेस को यूज़ करना, बिल्डिंग बाय लॉज के फंडामेंटल्स को फॉलो करना, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा स्टेप आता है प्लानिंग का, जब हम वॉल्स को मेंशन कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, तो हमारा पास आता है क्या,
कॉलम्स का पार्ट। डोर विंडो भी हम नहीं प्लेस करेंगे। इसका जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है डिज़ाइन करने का, उसको हमें नोटिस करना है। आर्किटेक्चर पार्ट में या किसी भी एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस बात को समझना। जैसे कि अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जांपल लो, प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग में उसको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किस में होती है? स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, जैसे कि आजकल लोग करते हैं कि बच्चों को गाइड कर देते हैं सिंपली कि बेटा आप यहाँ पर 9x9 का कॉलम ले लेना, बेटा आप यहाँ 9x12 का ले लेना या 12x12 का ले लेना, गाइड कर देते हैं। बट वो गाइडेंस जो होती है वो ठीक होती है प्रैक्टिकली, बट डिफरेंट होती है। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग वो ठीक है आपके नॉलेज के लिए, बट एज ए प्रैक्टिकली वो चीज़ गलत है। क्योंकि हम सामने वाले को ये बता रहे हैं कि आप एक आइडिया के बेसिस पे काम कर सकते हो, बट हम ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकली आप उस पर काम करा सकते हो। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आर्किटेक्चर फील्ड, इंटीरियर फील्ड और स्ट्रक्चर फील्ड तीनों ही डिफरेंस है, तीनों डिफरेंट है। और ये बिल्डिंग बाय लॉज के रूल हैं कि अगर आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होनी चाहिए। अगर आप आर्किटेक्चर है तो आपके पास आर्किटेक्चर की ड्राइंग होनी चाहिए। अगर आप इंटीरियर वाले हैं तो इंटीरियर की ड्राइंग्स। मीन्स कि अगर आप स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ड्राइंग को ऐसे डिज़ाइन नहीं कर सकते विदाउट एनी लाइसेंस एंड एक्सपीरियंस, कि जैसे बच्चा करता है कि हाँ 8x8, 9x9, 10x10, 11x11 कुछ भी डाल दो, मेंशन कर दो। इसलिए गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया गया है। आर्किटेक्चर वाले पे काम कर रहे हो, इसकी नॉलेज नहीं है तो आप इसकी ड्राइंग्स को पास कराइए किसी और अपने प्रोफेशनल से। और अगर आप सिविल इंजीनियर हो, एग्जाम्पल अगर आप बीटेक होल्डर हैं, तो वहाँ पर कुछ थंब रूल दिए हैं गवर्नमेंट ने। उन गवर्नमेंट ने जो थंब रूल मेंशन करे हैं हम उनको लेके चल सकते हैं, बट स्मॉल एरिया में, लाइक स्मॉल प्रोजेक्ट्स में, नॉट इन हाई राइज बिल्डिंग्स G+4, 5, 6, 7, 8। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और बहुत रिस्की केस हो जाता है। फिर अब इन्होंने यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स को कैटेगराइज कर दिया गया है। एग्जांपल अगर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, G+0 डिज़ाइन कर रहे हो, तो इन्होंने कहा ठीक है, इन अ सिंपल ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग थंब रूल लाइक वी आर यूजिंग अ 9 inches थिक वॉल, सो वी कैन यूज़ द कॉलम फुटिंग साइज मस्ट लाइक 3.5 feet, 3.5, 3.5 feet का हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ वी कैन यूज़ द कॉलम साइज अप्रॉक्स 9x9, कॉलम साइज हम 9x9 लेके चल सकते हैं। G+1 यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि अगर आप G+1 दे रहे हो 9 inches वॉल के साथ तो आप 9x12 लेके चल सकते हो। आप G+2 यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो 12x12। G+3 आप दे रहे हो 12x16, या फिर आप G+4 दे रहे हो 12x18। बिल्डिंग्स के साथ साथ, फ्लोर के साथ साथ हमारे साइजेस भी इंक्रीज होते चले गए। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि लोग इसकी मैनुअली कैलकुलेशंस करते हैं, स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर पे इंपोर्ट करा के वहाँ पर पूरी एनालिसिस करते हैं, SFT PMD डायग्राम्स निकालते हैं, देन इसकी एनालिसिस करने के बाद फिर मेंशन करा जाता है। तो इट्स ए डिफरेंट पार्ट, बट हम अपने प्रोजेक्ट में दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, बट इन स्मॉल प्रोजेक्ट, नॉट इन हाई राइज अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह। तरीका क्या होता है, मेन फोकस हम ये कराना चाहते हैं। डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लेयर पे आओगे। पॉइंट नंबर 1, आपने क्या करा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। एग्जाम्पल, रेक्टेंगल देने के बाद हम क्या करेंगे, एक क्रॉस लाइन देंगे। GD एंटर, ग्रेडियंट सभी को पता है, डिफरेंट शेड्स यहाँ पर देने हैं। ये मैंने एक एज्यूम कर लिया कि प्लानिंग के अंदर कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, आपका कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना है
उसका कलर, जो ऑब्जेक्ट मुझे सबसे लो कलर्स पे रखना है, मुझे दिखाना है कि ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ड्राइंग्स में, बट हम उसको इतना हाईलाइट नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कलर कॉम्बिनेशंस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्लानिंग के अंदर। बच्चा क्या करता है कि ग्रीन, रेड, ये लाल, पीला, काला, हरा, गुलाबी, जो मन में आता है वो कलर ले लेता है, कि उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसको पता ही नहीं है। सिलेक्शन ऑफ कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्लानिंग पार्ट। तो ये भी ध्यान रखना। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट को हम ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। एक और नया कमांड हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं, ब्लॉक बी एंटर। आपने बी एंटर करा, नेम मेंशन करा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने पिक पॉइंट ले लिया दिस वन एंड ओके एंड प्लेस। जहाँ पर आपको प्लेस करना है आप प्लेस करते चले गए। ठीक है, ये हो गया काम किसका, ये काम हो गया हमारा स्पेसिंग का, कहाँ पर हमें कैसे प्लेस करना है ब्लॉक बना के, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। तो इसके बेसिस पे एग्जांपल हमारे पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, तो मुझे यहाँ पर क्या करना था, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि इनकेस अगर आप काम कर रहे हो तो स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना। स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स मिनिमम इज़ 3 मीटर एंड द मैक्सिमम इज़ 5 मीटर। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ड्राइंग्स। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिनिमम इज़ 3 एंड मैक्सिमम इज़ 5 मीटर। इसको लेके चलना है ज़रूर। ज़्यादा स्पैम होगा तो भी दिक्कत आ जाएगी, उसमें क्रैक हो जाएगा वहाँ से। तो हम ज़्यादा नहीं दिए। अब होता क्या है कि जो फ्रेशर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं आजकल के, वो क्या करते हैं कि वो कैसे मेंशन करते हैं, वो खुद सेल्फ डिसीजन ले लेते हैं। एक यहाँ पर दे देते हैं, एक यहाँ पर दे देते हैं, एक यहाँ पे भी दे दो, एक यहाँ पे भी दे देते हैं। ऐसा लगता है भूकंप रोधी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, भूकंप आएगा तो ये स्ट्रक्चर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर वो सोचते हैं यार यहाँ तो बहुत कम है, एक यहाँ पे दे ही देते हैं। लगता है कि क्लाइंट का पैसा लगेगा ही नहीं, पैसा भी हम अपनी पॉकेट से ही देंगे। ये हम भूल जाते हैं कि अगर एक साइज़ भी हमारा इंक्रीज़ होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमारी कितनी इंक्रीज़ होती है ये तो पता ही नहीं चलता हमें। तो इस वे में काम नहीं करना है। नीड जितनी हमें ज़रूरत है वहाँ पर 1 2 3 3 4 3 इनफ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कैलकुलेशंस स्टैंडर्ड 3 to 5 मीटर की गैपिंग पे उसको लेके चलना है। प्रोसेस यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट पे रेडी रहें सभी लोग। ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा और अगर वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको ऊपर लाने के लिए आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक ड्रॉ ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके राइट क्लिक ड्रॉ ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे कि ये हमारे सारे आ गए, इनको हम सेम इसी तरह या सेलेक्ट सिमिलर करने के बाद भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए वर्किंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट क्लिक ड्रॉ ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट। प्रोसेस हमारा क्या कह रहा है उसको ध्यान देना है। टेम्पलेट, लेयर, लाइन वेट, यूनिट, वॉल स्टार्ट, कॉलम्स, ब्लॉक्स, नंबर 8 पॉइंट। इसके बाद हम वहाँ पर देते हैं क्या, फिर हम देते हैं डोर्स एंड विंडोज़ को। कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। बहुत सारे केसेस में क्या देखा गया है कि बच्चा बहुत डेकोरेटिव मॉडल लगा देता है। इतने ज़्यादा डेकोरेटिव मॉडल लगा देता है वो ये सोच के कि ड्राइंग्स मेरी बहुत अच्छी लगेगी, ऐसे कुछ मॉडल्स को प्लेस कर देता है। लेकिन इन मॉडल को प्लेस करने से एक बात हम ये नहीं पता होती है कि हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है उसको लगाने से। ज़्यादा डेकोरेटिव ड्राइंग्स बनेगी और बहुत अच्छी लगेगी और बहुत प्रोफेशनल लगेगी, ये गलतफहमी है हम लोगों की। क्योंकि ड्राइंग जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना वो हमें क्लाइंट को नहीं देनी है, एक्चुअली हमें देनी अपनी टीम को है। तो उनको हमें दिखाना नहीं है कि बहुत सुंदर से बहुत खूबसूरत सा डोर मैंने लगाया है। यहाँ पर 90% बच्चों की गलती करता है, डेकोरेटिव मॉडल्स को ज़्यादा लगाएगा। फर्नीचर प्लेस करेगा तो बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से फर्नीचर लगाएगा, ऐसा लगेगा कि। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है,
प्रोसेस यहाँ पर ये होता है कि जब आप काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे, राइट, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप क्या करोगे, आप ओपनिंग दे दोगे। चीज़ों को समझना, मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं यहाँ पर डिज़ाइन तो कर रहा हूँ, राइट, लेकिन चाहे डोर हो चाहे विंडो हो, उसका तरीका क्या है, मैं उसकी ओपनिंग दे रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं विंडो को क्रिएट करने जा रहा हूँ तो पहले मैं विंडो की लेयर ले रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि पहले से उसको डिज़ाइन कर लेते हैं और उसके बाद लेयर पे पुट करते हैं। हमें क्या करना है, इस स्टेप को फॉलो करना है। कहाँ पर कौन सा वेंटिलेशन होगा उसको मेंशन करना है। आपने डिसाइड करा कि ठीक है हमारे पास यहाँ पर गेट है, तो गेट की आपको पूरी ओपनिंग देनी है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम उसकी लेयर को ऑफ करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ हमारा क्या विजिबल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग विजिबल होनी चाहिए, अदर ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए विजिबल। ये बात का ध्यान रखना। इसीलिए मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स इसीलिए लेके चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल बच्चों की तरह, ताकि प्रॉब्लम ना आए। इसके क्लियर नहीं है, समझ लेगा इस चीज़ को। आपने क्या करा, सारी ओपनिंग दे दी, सारे डोर्स एंड विंडो को मेंशन कर दिया। यहाँ पर डोर है हमारा, यहाँ पर विंडो है हमारी, सबको एवरी डिटेल्स। ये किचन है, हम इसको ओपन रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम ओपनिंग देंगे, राइट। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पर स्लाइडिंग देंगे हम, तो मैंने उसको ओपनिंग दे दिया। वॉल की लाइन है तो वॉल की लाइन होनी चाहिए। अदर लेयर, एक एक पॉइंट माइनर से माइनर डिटेलिंग पे फोकस करना है। मैं बस सिंपल से ये बात करूँगा। और नेक्स्ट असाइनमेंट जो मैं चाहता हूँ, वो नेक्स्ट असाइनमेंट भी हमारा बहुत परफेक्टली होना चाहिए, हर एक बच्चे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए, विदाउट एनी एक्सक्यूज़। तो ये मैंने मान लिया, ठीक है, इतने पार्ट पे हम काम करेंगे। अब आप यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपको बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हम एक एक डोर को बैठ के बनाएंगे, वहाँ पर हम एक एक विंडोज़ को बैठ के डिज़ाइन करेंगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा टास्क हमारे लिए डिटेल ड्राइंग्स पे काम करना। वहाँ पर क्या करोगे आप, कुछ कैड ब्लॉक हम शेयर करेंगे। आप सबसे बेसिक मॉडल होगा, आप उस बेसिक मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+V कर लेंगे अपनी ड्राइंग्स में। बहुत बड़ा आएगा, कोई बात नहीं, आप उसे स्केल कर लेंगे। आप पहले तो उस डोर को पुट करेंगे कहाँ पर, डोर की लेयर पे, पहला पॉइंट। एग्जाम्पल, डायरेक्शन चेंज करनी है, आप मिरर का यूज़ करिए एंड मूव कराइए। कोशिश करिए अपने टाइम को सेव करने की, स्पीड बढ़ाओ। अगर एक ड्राइंग बनाने में 30 मिनट लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो आप ये मत सोचो कि हमने बहुत जंग जीत ली। एक्यूरेसी एंड टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के अंदर। हम यूज़ करेंगे स्केल कमांड। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा सभी लोगों के साथ। और इसी में एक ऑप्शन होता है आर एंटर, जिनको नहीं पता है वो एक बार देख लें। आर एंटर रेफरेंस, मैंने सेलेक्ट करके ऐसे ही एंटर किया, डोर का पॉइंट पिक करा एंड आर एंटर करा। आर का मतलब रेफरेंस, डोर का फर्स्ट और लास्ट पॉइंट। पी एंटर, पी का मतलब है कि कहाँ, किस वॉल के बराबर, तो डोर का वॉल का फर्स्ट, वॉल का लास्ट पॉइंट। एंड प्लेस, दूसरा कि अगर इनकेस आपको इसको क्या करना है, स्विच करना है, आप मिरर करके हटा दीजिए, इसको मिरर करें, शिफ्ट कर दें इसको। काम फास्ट करो, बार बार वहाँ से डोर को प्लेस कॉपी करके यहाँ मत लाओ। क्या करोगे, फास्ट काम ये करो कि उसी मॉडल को सेलेक्ट करके मूव कराओ, उसको रेफरेंस लेके चेंज करते हुए चलो। यहाँ पर हम एक चीज़ और भी एक्सप्लेन करेंगे अभी हम, कि जितनी मेहनत आप यहाँ पर करोगे इसको बनाने में और डिज़ाइनिंग में, आपके पास आपके खुद के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ,
वो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने क्या करा, आपने सारे डोर विंडो वहाँ पर प्लेस कर लिए जो भी आपको मेंशन करना थे। यहाँ पर आपको करना थे, आपने यहाँ प्लेस कर लिया, वहाँ से कॉपी करा। प्लानिंग से ही कॉपी करो, प्लानिंग से ही पेस्ट करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, एक एक पॉइंट को वहाँ से लेके आओगे। लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसको फॉलो करनी है, वो क्या, वो ये है कि आपके पास आपकी खुद की लाइब्रेरी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि क्या, आपने अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करी डोर की, वहाँ पे आपने अलग अलग साइजेस लेके मेंशन कर दिया। आपने अपनी लाइब्रेरी बनाई विंडोज़ की, वहाँ पर अपने साइजेस लेके मेंशन कर दिया। हर एक ऑब्जेक्ट की लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए। कैसे, अभी हम आते हैं उस पॉइंट पे भी। हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा था, प्रोसेस हमारा यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि हमने यहाँ पर क्या करा, 9 पॉइंट मैंने यहाँ पर विंडो को डिज़ाइन करा, मैंने यहाँ पर डोर को डिज़ाइन करा। प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अब आता है हमारा पॉइंट कि हम विंडो टैग मेंशन करेंगे। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कुछ डिटेल्स होती हैं, कुछ नेम होते हैं, उन नेम को हमें नहीं पता होता है। जैसे कि क्या, अगर हम प्रोजेक्ट में देखेंगे कि मैंने कई बार पूछा बच्चों से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई कहता है ये डोर नंबर है, कोई कहता है क्या ड्राइंग नंबर है, कोई कहता है विंडो नंबर है। आर्किटेक्चर पार्ट में इनके टेक्निकल नेम्स, इनके वर्ड होते हैं जिनके नाम से पुकारा जाता है, जिसे कहा जाता है विंडो टैग एंड डोर टैग। इसी के साथ इसमें एक और नेम ऐड होता है जिसे हम लोग कहते हैं एरिया टैग, या फिर जिसे कहा जाता है रूम टैग। टैग का मतलब है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हाईलाइट करना। टैग का मतलब ये नहीं है कि वो डोर के नंबर को बता, नहीं। टैगिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। लाइक डी मतलब डोर, D1 मतलब 1 उसकी प्रॉपर्टी हो गई, W मतलब विंडो, 2 मतलब 2 उसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसी के साथ वहाँ पर और भी टैग होते हैं, जैसे कि वॉल टैग, एरिया टैग, फर्नीचर टैग, बहुत सारे होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन टैग को बनाने का प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सी बात करते हैं। पहले हम फर्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा D1 है, आपने एक सर्कल लिया, लेकिन फिर वही गलती, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट क्या होना चाहिए, टैग की लेयर। आपने कोई टैग बनाया, एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करेंगे आप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। नाउ दिस वन इज D1। कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दूसरा, आपके चाहे वो डोर टैग हो, चाहे वो विंडो टैग हो, आप कोई भी टेक्स्ट अपनी ड्राइंग में दे रहे हो, उसका फॉन्ट बिल्कुल डिफरेंट लेके चलना है। ये हर एक बच्चे से मैं कह चुका हूँ, बार बार कहता हूँ, वही गलती वो रिपीट करता है। लीजिए जल्दी से कि बेड के पास हमारे पास कितना स्पेस बच रहा है ताकि हम वहाँ पर उसको यूटिलाइज़ कर सकें। अब मुझे तो पता नहीं है, जब तक हम अपने मॉडल्स को एक स्पेसिफिक डायमेंशंस पे नहीं डालेंगे तो वो ड्राइंग बेकार है। 90% क्या आपने कभी सोचा है कि WC आप वहाँ पर मेंशन कर रहे हो तो WC का साइज़ क्या है? 99% नहीं पता, बिल्कुल नहीं। वैनिटी का साइज़ क्या दिया है आपने, नहीं पता आपको वैनिटी का साइज़। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी ड्राइंग्स के लिए ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखती हैं कि हमको माइनर से माइनर ऑब्जेक्ट की भी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। हमारे लिए वो चीज़ें नहीं रह गई हैं, कॉपी एंड पेस्ट।
फर्नीचर आइटम से लेके सिटिंग तक, साइड टेबल से लेके आपके किचन के मॉडल तक, वैनिटी, WC, फर्नीचर आइटम में आपके डाइनिंग टेबल से लेके आपका सोफे तक आपका स्टैंडर्ड साइज पे होना चाहिए। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये आता है कि जो मुझे पता नहीं है सर स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, मैं कुछ नोट्स शेयर करूँगा, उनको स्टडी करना है। अभी हम पहले पॉइंट खाते फिनिश कर ले अपना। इतना सारा पार्ट करने के बाद, इतनी सारी डिटेल्स देने के बाद, फिर बात आती है हमारी किस चीज़ की? फिर बात आती है हमारी यहाँ पर डायमेंशनिंग करने की। फिर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं क्या? डायमेंशंस का पार्ट। कैसे? डायमेंशंस के लिए हमने क्या करा? डी एंटर करा। हम यहाँ करेंगे डी एंटर। डी एंटर करोगे, यहाँ पर आएगा न्यू का ऑप्शन, यहाँ पर मेंशन होगा न्यू। न्यू का मतलब आप दो डायमेंशंस बनाओ, एक आउटर और एक इनर। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस वन इज आउटर। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। प्राइमरी यूनिट आर्किटेक्चर लेना। टेक्स्ट में इस बॉक्स पे क्लिक करके फॉन्ट चेंज करना, पहले टाइम्स अप्लाई करना। साइज 6 इंचेस, अलाइनमेंट अलाइन विद डायमेंशंस लाइन। एरो का साइज कम रखना 4 इंचेस। ओके करना, सेट करंट करना एंड क्लोज कर देना। देन हम यहाँ से डायमेंशंस लेंगे। प्रोसेस क्या है डायमेंशंस का? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आउटर प्लॉट एरिया, देन सेंटर। सेंटर को एक बार निकालना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, तो जितनी भी आपके पास डिटेल्स हैं वो एक बार में निकलती चली आएंगी। पहला प्रोसेस, टोटल साइज ऑफ द प्लॉट, कॉर्नर टू कॉर्नर, पहला रूल वो देंगे। दूसरा आप सेंटर टू सेंटर मेंशन करेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे? कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपको जितनी भी हैं उन पे क्लिक करते चले जाना है। आपके पास दूसरा तरीका क्या है? आपने इनर और आउटर दोनों अलग लेयर पे देना, ठीक है? यहाँ पर लेयर्स मेंशन है आउटर और इनर के नाम से। हमारा टोटल साइज कितना है वॉशरूम का, पहला पॉइंट, तरीका सीख लो। विंडो की गैपिंग कितनी है वो इम्पॉर्टेंट है। रेयर साइड बैक एरिया कितना है, उसका टोटल साइज वो इम्पॉर्टेंट है। डोर का देने से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, गैपिंग दो वहाँ पर कितनी डिस्टेंस पे है। मतलब वर्किंग ड्राइंग्स का मतलब ये हो गया कि आपको हर एक डिटेल्स को वहाँ पर प्रॉपर वे में मेंशन करना पड़ेगा। सिंपल। विंडो कितनी डिस्टेंस फॉलो कर रहे हो। डोर के डायमेंशन देने से भी दे सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, इसकी डिटेल्स पे आगे डिज़ाइन करी जाती है ताकि अगर कोई मांगे तो उसको हम दे सकें। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हमें हर एक पर्टिकुलर एरिया को प्रॉपर वे में शो करना है, इनर और आउटर दोनों, और दोनों के अलग कलर से शो करोगे। तो एग्जांपल, आउटर का कलर ये और इनर का कलर ये, इस वे में बहुत सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है। पॉइंट नंबर 1, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर समझ लेना बहुत अच्छे से सब लोग। दो चीज़ें डिज़ाइन करनी है। ग्राउंड फ्लोर को ही कॉपी कर देना, सब कुछ सेम एज इट इज़ कर देना, और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर होगा उसका जो फ्रंट का एरिया है, जैसे हमारे पास पोर्च है, ड्राइंग रूम है, लॉन है, तो फर्स्ट फ्लोर के फ्रंट एरिया को चेंज कर देना। हमारे पास ड्राइंग रूम था, मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया बेडरूम, ड्रेस एंड वॉशरूम में। सिंपल। हमारे पास पोर्च था, मैंने वहाँ पर एक्स्ट्रा किचन दे दिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डालते ना कुछ भी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ड्राइंग्स में जल्दी नहीं होनी चाहिए। आप अगर ये सोचें कि मैं फटाफट बना के सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ, नहीं, वो चीज़ गलत है। ड्राइंग बिल्कुल प्रॉपर वे में होनी चाहिए। बालकनी कितनी छोड़ी गई है उसको आप मेंशन करेंगे।
बालकनी में पैरापेट वॉल की लाइन देंगे, सो दिस वन इज पैरापेट वॉल। बालकनी में आप हैच करेंगे ANSI 31, वहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि ये सॉलिड एरिया है। पैरापेट वॉल जो आप देंगे उसके अंदर आप गिलास रेलिंग देंगे, कुछ भी ले लेना। ये क्या है, ये गिलास रेलिंग, एक विंडो दे दी हमने, ठीक है, गिलास शो कर रहा है। और यहाँ पर मैंने टाइप करके लिख दिया है कि दिस वन इज़ पैरापेट वॉल 1050 mm हाइट एंड दिस वन इज़ गिलास रेलिंग, लिख के मैंने बता दिया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेक्स्ट लिख लेना, डिटेलिंग होनी चाहिए, कैसे हो रही है मुझे इससे मतलब नहीं है। आप ऐसे लाइन ड्रॉ करना, ऑर्थो ऑन करके वहाँ टैग लगा देना, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। सेम एज इट इज पूरा प्लान कॉपी करके बस बालकनी की डिटेल्स को देना इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि पैरापेट वॉल कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। बालकनी कितनी सॉलिड है ये मालूम होना चाहिए मुझे। क्लियर? अब बात आती है स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या, हम कुछ चीज़ों को शेयर करेंगे आप लोगों को, और लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, जैसे बाथरूम का स्टैंडर्ड नोट शेयर करे थे मैंने। इसी तरह ड्राइंग रूम के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। आप ड्राइंग रूम बनाओगे तो ड्राइंग रूम के बारे में आपको पता ही नहीं है। क्लाइंट ने पूछा, सर मुझे ये बताइए कि कॉफ़ी टेबल का साइज़ बताइए, मैं मेंशन करना चाहता हूँ, पर पता ही नहीं है। साइड में जाके गूगल कर रहे हैं। ये ना करना पड़े। तो कॉफ़ी टेबल के स्टैंडर्ड डायमेंशंस, प्लानिंग कंसिडरेशन ऑफ द कॉफ़ी टेबल, स्टैंडर्ड सोफ़ा डायमेंशंस, स्टैंडर्ड साइड टेबल डायमेंशंस, ठीक है। और यहाँ तक आपके पास फर्नीचर साइजेस से लेके आपके पास हर एक आइटम्स का साइज़ होना चाहिए, जैसे कि क्या, किंग साइज़ बेड का साइज़ कितना होता है अप्रॉक्स, और कहाँ यूज़ करा जाता है, मास्टर बेडरूम में, कहाँ पर जो 12 फीट से ज़्यादा होता है। कॉन्सेप्ट, क्वीन साइज़ बेड कितना होता है ये पता होना चाहिए, और कहाँ होता है फॉर कॉम्पैक्ट या स्मॉलर बेडरूम्स में। सिंगल बेड कहाँ होता है 36/72 एंड आइडियल फॉर किड्स या सिंगल पर्सन बेडरूम। सोफे की फर्नीचर्स की स्टैंडर्ड डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे बेड के साइज़ में कितना गैप होना चाहिए दो प्लेस करने बाद, अप्रॉक्स 24 इंचेस, शुड बी अराउंड 24 इंचेस। क्लियरेंस हमारा इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे हमसे कि बेड साइड टेबल्स हमें कितनी देनी चाहिए, द लेंथ ऑफ द बेड साइड टेबल रेंज बिटवीन 21 to 36 इंचेस एंड द डेप्थ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 15 इंचेस। ये क्यों? क्योंकि ये प्लानिंग का ही पार्ट है। अब एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या करा, मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपने मास्टर बेडरूम दिया, ये आपने वार्डरोब दे दी। आपको पता है कि वार्डरोब के सामने कितना स्पेस होना चाहिए? नहीं पता। प्लानिंग भी स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, अप्रॉक्स 3 फीट, और अगर हम चाहें तो उसको हम रीड भी कर लेते। अलाउ अ क्लियरेंस ऑफ 36 to 48 इंचेस इन फ्रंट ऑफ द वार्डरोब। अलाउ अ क्लियरेंस कितना? 36 से 48 इंच इन फ्रंट ऑफ द वार्डरोब, डिपेंडिंग ऑन इट्स पैनल साइज, सो दैट देयर इज इनफ स्पेस फॉर सर्कुलेशंस। कितना क्लियरेंस होना चाहिए? 36 से 48 इंच इन फ्रंट ऑफ द वार्डरोब। क्या मैंने उसको यूज़ करा है अपनी ड्राइंग्स के अंदर? तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 फीट डिपेंडिंग ऑन द एरिया। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ हिंज वार्डरोब पैनल्स वेरीज बिटवीन 18 and 24। 18 से 24 इंच लेके चल सकते हो। डेप्थ 24 भी और 24 भी ली जाती है नॉर्मली। 7 फीट हाइट ली जाती है, बट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए टीवी डिस्टेंस फ्रॉम द बेड, ये भी स्टैंडर्ड है। ड्रेसिंग टेबल से लेके आपके स्टडी तक, वॉशरूम के वैनिटी से लेके WC तक, शावर एरिया से लेके आपके किचन के इक्विपमेंट तक, पाउडर रूम, एवरी डिटेल किसके ऊपर है? टोटल स्टैंडर्ड के ऊपर। एक बात याद रखना, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारी ये प्लानिंग सिस्टमेटिक वे में नहीं है और मैंने इसको बहुत जल्दी में बनाया, तो हमारे आगे आने वाली जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब इनकम्प्लीट हैं।
क्योंकि वो सारी सारी डिटेल्स हमारी किसके बेसिस पे हैं, सिर्फ प्लानिंग की बेसिस पे। इंटीरियर बनेगा प्लान की बेसिस पे, सेक्शंस बनेगा प्लानिंग की बेसिस पे, फर्नीचर लेआउट प्लानिंग की बेसिस पे, फर्नीचर लेआउट एंड फ्लोरिंग लेआउट प्लानिंग की बेसिस पे, वॉल कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की बेसिस पे। अगर ये इनकम्प्लीट है, बिना स्टैंडर्ड के, बिना डिटेल्स के, तो आप क्लाइंट की किसी भी डिटेल्स को नहीं दे सकते। मतलब ये आपका पहला पार्ट है, ये आपकी पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है ये। मैं अगर आपसे कह दूँ, सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं सब चीज़ों को। प्लान आपका पहला स्टेप है जो आप क्लाइंट को देते हो, और वो टोटल डिटेल्स इसके बेसिस पे होती है। स्पेस प्लानिंग यहीं से स्टार्ट होता है। असाइनमेंट हमें सभी लोगों से चाहिए, ग्राउंड फ्लोर और प्लस फर्स्ट फ्लोर, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, क्या एरिया ले? आप 12 से 1500 स्क्वायर फीट तक का कोई भी एरिया ले सकते हैं, पहला पॉइंट। यही डिटेलिंग आपको अपने उस प्लानिंग के अंदर करके हमें मेंशन करनी है, दिखानी है कि आपको कितना समझ में आया और आप कैसे और किस वे में काम कर रहे हो। रेफरेंस के लिए जिसको भी डाउट होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा जिसको, मैं ये रेफरेंस शेयर कर दूंगा ताकि ये आइडिया रहे, ये कॉन्सेप्ट रहे कि हमें कैसे काम करना है और कैसे ड्राइंग्स को, कैसे डिटेल्स को मेंशन करना है। ये मैं शेयर कर दूंगा सभी लोगों को। तो कल का दिन है सबके पास, अच्छे से काम करके, बढ़िया से काम करके सभी लोग ड्राइंग्स को ग्रुप में शेयर करेंगे विदाउट एनी एक्सक्यूज। क्लियर है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? बताइए बताइए आशीष, बोलिए बोलिए। कुछ क्वेश्चन है, बताइए। इमोजी सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शंस होता है। मैं देखो करके दिखा देता हूँ, ये देखो। ओके सर, डन, समझ में आ गया, है ना। तो ये इमोजीज हैं, आप सेंड कर सकते हो। इन कॉल मैसेज पे है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो आप, राइट। हैंड राइज का मतलब होता है कि कोई क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। हैंड राइज कभी मत करना। हाँ, वेरी गुड, ये हुई ना बात। और कोई? अरे वेरी गुड पुनीत, सबको समझ में आ गया। शोएब, वेरी गुड। इसका मतलब तुम लोगों को पता नहीं था, तुम लोग अब थम भेज रहे हो। चलो ठीक है, ठीक है, बाकी डिटेल्स मैं फॉरवर्ड कर